नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। अभी मैं मौजूद हूँ इको गार्डन में और आप अभी लखनऊ में देखेंगे उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई का एग्ज़ाम चल रहा है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो 2021 का चल रहा है, रिटर्न एग्ज़ाम चल रहा है। आप जगह जगह देखेंगे स्कूलों में जो है एग्जामिनेशन सेंटर पड़े हुए हैं और एग्ज़ाम चल रहा है। तो क्या सरकार जो 2021 की जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्या उनको भी नौकरी देगी या इन युवाओं की तरह उनको भी लालच देके फार्म भरवा करके एग्ज़ाम क्लियर करवा करके फिजिकल क्लियर करवा करके ट्रेनिंग क्लियर करवा करके तो क्या उनको भी वैसे ही रखेगी जैसे इनको रखा गया है? हमारे साथ ये 3 युवा हैं और तीनों युवाओं से मैंने काफ़ी पहले समय बात की थी। इनके दुख दर्द को आपसे साझा किया था कि ये यूपीएसआई के 2016 बैच के हैं। ये वो अफसर्स हैं, ये वो जवान हैं जो कि ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो कि रिटर्न क्लियर फिजिकल क्लियर कर चुके हैं। और जो आपको आखिरी में हमारे भाई दिख रहे हैं वो सीआईएसएफ में नहीं, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे। तो मेरे जितने दर्शक देख रहे हैं एक बार कृपया इस वीडियो को शेयर कर दें और ताकि आपको ये सरकार युवाओं के साथ कितना खेल खेल रही है उसके बारे में आपको बताते हैं। और जैसे ही चुनाव नज़दीक आया वैसे ही भर्ती निकाल दी गई। एक लॉलीपॉप जो युवाओं के हाथ में थमा दिया गया कि आप यूपीएसआई की भर्ती है, एग्ज़ाम करिए। तो एग्ज़ाम दे देना, रिटर्न क्लियर कर देना, फिजिकल क्लियर कर देना, मेडिकल क्लियर कर देना महज इंपॉर्टेंस नहीं है। जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी तब तक आप लोग ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे। हाँ, सरकार को अगर लाभ होगा आपसे, सरकार को अगर वोट बैंक का आपसे लाभ होगा, जैसे अब चुनाव आने वाला है, भर्ती निकाल दी। चलिए खैर, हम पहले इनके पास आते हैं, इनके दुख दर्द को जानते हैं और फिर हम आपके पास आएंगे कि सरकार किस तरह का खेल युवाओं के साथ खेल रही है। क्यों भाई, आपका क्या नाम है, जरा दर्शकों को बताइए। अरुण वर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया का रहने वाला हूँ और अच्छा। लखनऊ में यहाँ पे रुका हुआ था धंधे को लेकर। मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ, जॉब की तलाश कर रहा हूँ मैं प्राइवेट सेक्टर में। मैं प्राइवेट सेक्टर में पहले जॉब करता था। अच्छा। 19 से पहले जॉब करता था और जॉब के साथ मैं तैयारी भी करता था। जब मेरा सिलेक्शन हो गया था फेब 2019 में, तो मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद मुझे लगा कि मैं जॉब में आ ही गया हूँ, तो जॉब आपको लगा कि भैया वैसा ही हो गया हूँ, अब सही तरीके से समान तरीके से जीवन जिएंगे, अपना मतलब परिवार चलाएंगे। तो 28 फेब 2019 को जब रिजल्ट आता तो हमने मार्च में जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मेडिकल था, उसके बाद हमें तैयारी करनी थी। तो हमने जॉब छोड़ दिया। 19 उसके बाद मार्च 2019 के बाद 20 चला गया, 21 भी चला गया, 22 आने वाला है। 3 साल से हम बेरोजगार हैं। हमने कहा ट्रेनिंग में गए कि 12 महीने की ट्रेनिंग होगी और 12 महीने ट्रेनिंग में परिस्थिति ये देखिए कि हम लोग को सैलरी नहीं मिलती। 35 रुपये मिलता है स्टाइपेंड के तौर पे, वो भी हमें मेस कटिंग या फिर जो बाकी खर्चे होते हैं वर्दी से लेकर सब कुछ, हमें अपने भत्ते खुद, जो खर्चे खुद होते हैं अपने पैसे निकालते होते हैं। तो घर से मंगा के हमने ट्रेनिंग कंप्लीट की, 15,000 20,000 जो घर से मंगाते थे। तो घर वालों को भी उम्मीद रहती है कि चलो 12 महीने की ट्रेनिंग है, 12 महीने की बात है, 12 महीने हम पैसे देते हैं, फिर लड़का इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जॉब कर लेगा पहले की तरह। लेकिन 12 महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी हम आके घर बैठ गए। 12 महीने ट्रेनिंग किया, कुछ नहीं मिला। और आज भी घर वालों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं लड़का जल्दी न्यायालय का फैसला है, सरकार चाहे और नियुक्ति मिले, और वाजिब भी नियुक्ति मिलना चाहिए ट्रेनिंग क्या है। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी होती है आपको कैसा लगता है कि आप बताइए। मैं बार बार एक विषय उठाता हूँ जब भी आप लोग की मैं खबर करने आता हूँ। और देखिए, कहीं ना कहीं मैं भी युवा हूँ और युवा पत्रकार होने के नाते और युवाओं की आवाज़ ना उठाऊं तो मेरा कोई मतलब नहीं है। आपको कैसा लगता है कि आप फिजिकल क्लियर कर चुके हैं, रिटर्न क्लियर कर चुके हैं, मेडिकल और प्लस ट्रेनिंग भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आपने शायद ट्रेनिंग में आप लोग को ड्रेस भी शायद पहनाई जाती है, ड्रेस भी शायद आप लोग को मिली भी होगी, है ना? तो ड्रेस भी आप लोग को मिली हुई है। तो कैसा लगता है कि अब मामला न्यायालय में है, अब न्यायालय सरकार की मंशा को लेकर के क्या आपको नौकरी देगी या नहीं देगी? तो कैसा लगता है, फील कैसा होता है? मैं बताता हूँ, सिर्फ आप कम शब्द मेरी भावनाओं को समझिएगा। हमारे साथी जो लखनऊ में आके रह रहे थे, जैसे मैं बलिया का हूँ, लखनऊ में आके रहता हूँ, बिहार के साथी है, झारखंड के साथी लखनऊ में आ रहे हैं। होली कह रहा हूँ, दिवाली के बाद छठ पूजा होता है जो बिहार पूर्वांचल और छठ का, वो लड़के घर नहीं गए अपने घर। क्यों नहीं गए? मैं भी अपने घर नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि आस पड़ोस में सब सवाल पूछते हैं, कहाँ थे भैया, क्या हुआ आपका, कहाँ पोस्टिंग मिली, आप तो दरोगा बन गए थे, फर्जी हो क्या नहीं कहा। इतने तमाम तरह के सवाल पूछते हैं, हमें डर लगता है उन सवालों से। हमने 12 महीने कठिन ट्रेनिंग की, उससे हमें डर नहीं लगा। उससे कठिन समय तो घर बैठना मुश्किल होता जा रहा है। आप देख सकते हैं, आप दर्शकों और जितने युवा अगर मेरी इस वीडियो को लाइव देख रहे होंगे, मैं बार बार युवाओं की आवाज़ इसलिए उठाता हूं क्योंकि इस देश की नींव है युवा, इस देश का भविष्य है युवा। और युवा अगर दुखी रहेगा तो देश कहाँ जाएगा? इस देश का विकास नहीं हो सकता, चाहे कितने भी हम प्रधानमंत्री बदल लें, चाहे हम कितने मुख्यमंत्री बदल लें, चाहे कितने विधायक, सांसद और पार्षद बदल लें। सबसे बड़ा मुख्य सवाल ये है कि युवा कह रहा है कि हमको उस समय ट्रेनिंग काल में इतना तकलीफ नहीं हुई थी, इतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द हमको लोगों की ताने सुनने के लिए मिलते हैं। लोग अपने घर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि लोग, आस पड़ोस के लोग, हित मित्र रिश्तेदार ये पूछेंगे, क्यों भैया आप तो दरोगा हो गए थे, क्या हुआ?
अगर आप दरोगा नहीं हुए तो क्या फर्जी हैं क्या? ऐसे सवाल भाई से किए जाते हैं। इसलिए दूरी बना रखी है इन लोगों ने परिवार से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, और अकेले यहाँ पड़े हुए हैं लखनऊ की धरती में। और ये 3 के 3 जवान जो हैं कम से कम काफ़ी महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। इनके कई भी साथी थे, एक साथी की मेरे ख्याल से मौत भी हो चुकी है, 2 साथियों की मौत भी हो चुकी है। तो आप ऐसा देखिए, 2 साथियों की मौत हो चुकी है। युवा आज उत्तर प्रदेश में कहाँ खड़ा है? और मैं एक बार फिर से कहूँगा, जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके शेयर जरूर करिए, ताकि इन युवाओं की बात पूरे उत्तर प्रदेश में कोने कोने में फैले, ताकि न्यायालय और सरकार के कानों पर कुछ जोड़ेंगे। हम आते हैं, हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं। ये जो है यूपीएससी को लेकर अक्सर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लिखती रहती हैं, और एकमात्र ऐसी लड़की हैं जो शुरू से लेकर 7 तक इन लड़कों का साथ दे रही हैं। क्यों भाई, शुरू से ही प्रियंका है। तो आपने देखा होगा कि कहते हैं लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, तो प्रियंका ने ऐसा ही करके दिखाया। ये हमारी ही बहन है और युवा है, बहन है, बात इतना ही काफ़ी है। तो इनकी भी यही कहानी है। ज़रा प्रियंका जी आप बताइए क्या क्या फेस करना पड़ रहा है? देखिए, स्पेशली हम लड़कियों की अगर बात कहें तो वैसे तो हम लड़के और लड़की सबकी जो दिक्कतें हैं वो सामने रखते हैं, पर आज लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कि हमारे समाज में ऐसा होता है कि जब लड़कियां पैदा होती हैं तो सबसे बड़ा दुख माँ को ये हो जाता है कि लोगों को बुरा लगता है। उनको बुरा नहीं लगता है कि मेरे घर लड़की हुई है, लोगों को बुरा लगता है सोच के कि हाँ इनके घर लड़की हुई है। तो माँ बाप उनको शिक्षा देते हैं, उनको पढ़ाई करते हैं कि वो मतलब कि बड़ी हों और अपने पैरों पे खड़ी हों, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक केस होता है दहेज वाला भी, क्योंकि लड़कियां हैं तो दहेज का इंतजाम करना है, शादी करनी है, उनकी अच्छी शादी करनी है, लोग देखें इसके लिए। तो वो लड़कियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उस लायक बनाते हैं कि वो दहेज वहेज के चक्कर में ना पड़े, वो खुद एक घर को चलाएं, अपने पैरों पे हाँ, खड़ी मतलब हों। भाई ठीक है, परिवार सामान्य परिवार से सब लोग रहते हैं, सोचते हैं बिटिया पढ़ लेगी तो कुछ पैसा बिटिया की पढ़ाई में लगा देते हैं, क्या पता दहेज ना देना पड़े। बिटिया नौकरी करेगी तो परिवार अपने ससुर वालों को कम से कम कुछ हेल्प करेगी पैसे में, आर्थिक, तो क्या पता दहेज ना देना पड़े। मतलब वो है कि वो डिपेंड नहीं रहेगी, उसके ऊपर लोग डिपेंड हाँ, होंगे। वही है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अब हम लोग ऐसे कगार पे आके खड़े हो गए हैं कि हम लोग, अब हमारी वो एज आ गई है कि अब हम लोग को ना ही नौकरी है, और अब घर वालों को प्रेशर आ रहा है लोगों से कि देखो अब इनकी बिटिया नौकरी भी नहीं कर रही है, अब तो इसकी शादी की जाए। क्योंकि एक लंबा टाइम हम लोग पढ़ाई को ही दे देते हैं, 5-6 साल हम लोग स्ट्रगल करते हैं, हम लोग 25 साल से ही कहीं ना कहीं शादी के एक उसमें फोर्स में आने लगते हैं। हाँ, कि ये होता है हमारे भारत में है कि भाई लड़कियां तो वैसे 22-22 साल की गाँव में कर देते हैं, 20-18 साल में, पर आप शहर में तो 20-22-25 साल में रिश्ते आने लग जाते हैं, नात रिश्तेदार जो प्रेशराइज करते हैं भाई करिए। 25 साल से हम लोग क्या है तैयारी कर रहे हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं कि आप तैयारी करो, शादी नहीं करनी है, ठीक है। हम लोग तैयारी करते हैं, आज 30+ हम लोग हो जाते हैं, पर क्या होता है कि ना हम लोगों को नौकरी मिल रही है ना हमारी शादी हो रही है, ठीक है। हम लोग दोनों तरफ से गए, पर अब क्या है मजबूरन हमारे घर वालों को रिश्ते देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग तो हमारी हो नहीं रही है। तो अब ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो भी संघर्ष किया है वो सब बेकार जा रहा है। लड़की होने के बावजूद, इतने संघर्ष झेलने के बावजूद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो रहे हैं। इवन हमारे पर प्रेशर आ रहा है कि अब आप शादी करिए, अब हमारी कहीं ना कहीं शादी ही देखी जा रही है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, जितनी महिलाएं हैं हमारे बैच में सबके साथ यही। क्या लगता है, जो आपने सपना देखा था कि वर्दी पहन के आप देश की रक्षा करेंगी, प्रदेश की सेवा करेंगी, जन सेवा करेंगी, तो अब आपको शादी के बंधन में बांधा जा रहा है। और शादी भाई ये देखिए स्वाभाविक है, शादी सबकी होती है, ये तो देखिए प्राकृतिक नियम है, और जो है सभी परिवार वालों का मानना होता है कि बिटिया की शादी हो, हमारे बेटे की शादी हो। अच्छा भी है, शादी करनी भी जरूरी है, पर जो आपके सपने हैं उसको अधूरा छोड़ करके शादी करना और फिर जाके ससुराल में एक बाउंडेशन में रहना, ये कैसा फील होता है? यही तो बहुत दुख की बात है कि हम लोग क्या सोचते थे कि हमारी जॉब लग जाएगी, एक इंडिपेंडेंट होके हम दूसरे घर जाएंगे तो हम उनको भी सहारा देंगे, घर वालों को भी सहारा देते। अगर हमारी जॉब पहले लग जाती, समझ लीजिए दिसंबर में मेरे पापा का रिटायरमेंट है, ठीक है, इसी दिसंबर को। हाँ। अच्छा। मेरी माँ जो है उनका स्वर्गवास हो गया है अभी 28 अप्रैल को, वो इस दुनिया में नहीं रही, इसी अप्रैल में। हाँ। अच्छा। तो माँ मेरी चली गई और पिताजी मेरे रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो मेरा केस ये है कि हम ना अपनी माँ के लिए कुछ कर पाए, और आने वाले टाइम में जब पिताजी हमारे रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उनके लिए भी कोई सहारा नहीं बन पाए। तो मतलब मेरा क्या है, हम तो भाई हैं आपके? भाई मेरा है जरूर, वो भी तैयारी कर रहा है, पर मेरा क्या है, मुझे ये देखना कि मैंने अपने घर वालों के लिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए नहीं कर पाई। खैर मम्मी तो का स्वर्गवास हो गया, आप ये सोचनी पिताजी हैं तो उनके लिए भी मैं कुछ नहीं कर पाई। तो अगर आपको यूपीएससी की नौकरी मिल जाती, आपको मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता, तो क्या आप अपने परिवार के लिए अच्छी व्यवस्था करती? अगर समय से ये भर्ती हो जाती, अगर समय से हमें ज्वाइनिंग मिल जाती तो आज हो सकता है मम्मी के सामने ही 2 स्टार मुझे लगे होते। पापा मेरे रिटायरमेंट 4 दिन के बाद हो रहे हैं, तो उसका भी कोई निश्चित नहीं है कि दिसंबर में भी हमारी ज्वाइनिंग हो जाए,
क्योंकि वो भी रिटायरमेंट कहीं ना कहीं ले लेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि 77 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने हर संभव प्रयास कर लिया है, लेकिन अभी भी सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंगी है। तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हमारा होने वाला है। हम लोग बहुत ही पीड़ा है, बहुत ही मतलब पीड़ा में हैं, और बहुत ही मानसिक रूप से हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं कि आप जानते हो, आपने सुबह से कवर किया है कि जैसा कि हमारे भाई लोगों ने बोला है कि वो सुसाइड तक करने को मतलब हाँ, मैं आया था तो मैंने ही कहा था कि आप सुसाइड वगैरह ना करिएगा। तो सुसाइड वगैरह करने देखिए कायरों का काम होता है, बाकी जो आगे आया है मुसीबत उसको झेला जाए। मैं बार बार कहता हूँ, देख सकते हैं आप, युवा उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो आज आत्महत्या करने की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, और आज बहन जो हमारी प्रियंका है वो भी कह रही है, कुछ युवाओं के विचार में शब्द आता है, ये दिमाग में विचार आता है सॉरी, कि हम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। जब अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, जब अपने प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, जब अपने सपने को हम लोग अपने हिसाब से पूरा कर चुके हैं, जितनी मेहनत हमको करनी थी हम कर चुके हैं, और जो काम सरकार और न्यायालय को करना चाहिए वो नहीं कर रही है, तो इन बेचारों युवाओं की क्या गलती है। और एक बात, अभी हम लोगों ने 9 तारीख को एक बावर्दी आंदोलन की योजना बनाई थी हम लोगों ने। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग पब्लिक को अपनी दशा से कहीं ना कहीं उनको रूबरू कराते हैं, अवगत कराते हैं। पर उससे पहले ही हम लोगों के साथ में क्या हुआ कि हमारे जो भी साथी वहाँ इकट्ठा हो रहे थे अपने आंदोलन को लेके, उन लोगों के साथ में बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा, और उन सबको गाड़ियों में भर के यहाँ इको भेज दिया। फोन आया था हमारे पास, और मैं माफ़ी भी चाहूँगा आप लोगों से कि मैं पहुँच नहीं पाया था। आप लोगों को वर्दी पहन के जो आप लोगों को प्रकरण कर कार्यक्रम किया था आप लोगों ने, तो उसमें मैंने सुना काफ़ी हाथापाई भी हुई, पुलिस वालों ने मारा पीटा भी आप लोगों को। मेरा ये कहना है कि जब हम लोगों को आपने भिखारी बना ही दिया है, तो अगर हम लोग भीख मांग रहे हैं तो आपको फिर उसमें क्या दिक्कत हो रही है। जो हमारी दशा है वो हम लोग को दिखाना चाहते हैं तो हमें दिखाने दीजिए, ना आप कुछ कर रहे हैं ना हमें कुछ करने दे रहे हैं। तो मतलब क्या आपकी मंशा है, ये बता दीजिए। क्या हम लोग जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, भीख ही मांगते रहेंगे, या हम लोग कहीं और कुछ देखें? आते हैं आपके पास, और मैं बता दूं अभी हम अगली जो बात करेंगे अपने इस युवा भाई से, ये सब इंस्पेक्टर थे सीआईएसएफ में। मैंने पहले भी इन लोगों की खबर चलाई, ये सब इंस्पेक्टर थे सीआईएसएफ में, और ये अपनी नौकरी छोड़ करके यूपीएसआई बनने आए थे। यूपीएसआई बनने के लिए जो जो काबिलियत चाहिए होती है वो सब इनमें, आप इनकी शरीर देख के, आप इनके फिजिकल अपीयरेंस देख करके, और इन्होंने अगर एग्ज़ाम क्लियर किया है तो इनके अंदर में जो है क्षमता भी होगी, और इन्होंने जब मेडिकल भी दे दिया तो पूरा फिट भी हैं। तो ऐसी क्या समस्या आ गई मेरे भाई, आप ये बताइए कि यूपीएसआई में आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही, और कैसा लगता है, क्या भावनाएं आती हैं जब आंख बंद करते हैं? कभी आपने सोचा होगा कि 2 सितारे यहाँ लगेंगे, और आज आपको अपनी ही नौकरी के लिए इतने दिन से 77 दिन से जैसे बताया आप लोग यहाँ दर से दर भटक रहे हैं, कैसा लगता है? सर वैसे तो हम लोग भटक रहे हैं 17 महीने से। बाकी सरकार से हर तरीके से कोशिश करने की कि किसी तरीके वो हमारी बात को समझें। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के समय पे आप भी युवा हैं, और बाकी जो भी हमारे युवा भाई देख रहे हैं हम लोगों को, सब जानते हैं कि आज के समय कितना कंपटीशन हो गया है, गवर्नमेंट जॉब पाना कितना ही मुश्किल है। ये मेरी पहली जॉब नहीं है, मेरी तीसरी जॉब है। अच्छा। जी, मेरा इससे पहले रेलवे में स्टेशन मास्टर पे हुआ था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, फिर फोर्स पसंद थी इसलिए मैंने सीआईएसएफ जाके ज्वाइन किया। अब मैं सीआईएसएफ में रह के आया हूँ 2 साल। उसके बाद अपने प्रदेश में रोजगार का अवसर मिला, यहाँ पे मैंने क्लियर किया, क्वालिफाई करके आया हूँ मैं। सरकार ने बुलाया मुझे कि आइए भाई ज्वाइन करिए आके, मैं आया यहाँ आके ज्वाइन किया। वहाँ से रिजाइन दे आया, अच्छी खासी मेरी नौकरी चल रही थी, छोड़ के चला आया मैं यहाँ पे। आने के बाद आप 1 साल का प्रशिक्षण कराते हैं, और प्रशिक्षण के दौरान हमें जो वेतन मिलना था वो भी नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। वहाँ पे भी 3500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है कि आप खर्चा चलाइए, और उसके बाद हम आपका केस जो केस चल रहा है भर्ती को लेके, वो क्लियर होने के बाद आपका जो भी नियमावली होगी लागू की जाएगी। वो वेतन नहीं दिया जाता वहाँ पे। ठीक है, जैसे तैसे हम लोगों ने चलाया, और हमारे जैसे हम तो चलिए जॉब से आए थे तो 10-5 हज़ार रुपये था हमारे पास, जैसा था हमने अपना चलाया। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, उनको हमारे ही साथी जो हम साथ में रहते थे, एक प्लाटून बना के 30 लोग एक टोली होती थी, तो उनकी मेस कटिंग तक हम लोग अपने पास से 1500 इकट्ठा करके उसकी मेस कटिंग तक जमा करते थे। अच्छा। अब जी, इतना पैसा उनके पास नहीं था कि वो अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर पाएँ। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि आप देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एक सरकार की जो है मंशा पे खड़ा होता है। मंशा ये खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि आप बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, पर आप पूरे लखनऊ में आप ढूंढ डालेंगे तो जितने भी पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं उनके बैनर पोस्टर आप देखेंगे हजारों करोड़ रुपए के पूरे प्रदेश में लगे होंगे। बिल्कुल लगे हैं। चाहे विपक्ष में जो वो लोग भी बैनर पोस्टर लगाने पीछे नहीं हटते हैं, चाहे कोई भी पार्टी, वो सबको घेरूंगा। पर जो सरकार है वो इन युवाओं की जो है बात नहीं सुन रहा।
इनके ऊपर पैसा खर्च करके राजी नहीं है। वो सरकारों को और पार्टियों को ये चाहिए कि हमारा बैनर पोस्टर लगा रहे, जो गरीब जनता है, जो बेवकूफ़ जनता है, वो ऐसे देखे और हमारा प्रचार प्रसार हो। मतलब ये है तो मुमकिन है, ये है तो आएंगे, तो ये आ जाएंगे, मतलब इस तरह का जो बैनर पोस्टर आप देखते हैं तो कैसा फील होता है। अच्छा ये बताइए, जैसे भाई ने बताया कि हम अपने घर जाते हैं तो लोग ताना मारते हैं, लोग सवाल करते हैं, उन सवालों से बड़ी घबराहट होती है। चलो ताना ना भी मारे कोई, मतलब सिंपली पूछ ले, घबराहट होता है कि भाई क्या हुआ आपके दरोगा भर्ती हो, तो कैसे फेस करते हैं? आपको बता दें, मैं पिछले 17 महीने जब से हम लोग घर भेजे गए ना, बैठ जाता है, बैठ जाए, आप भी बैठ जाइए। मैं उन्नाव जिले का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा जिला है जो लखनऊ कानपुर के बीच बसा हुआ है। वहाँ पे अब अगर हमारे थोड़ा पास्ट में जाएं तो मैं बहुत ही छोटे परिवार से हूँ। मतलब मैंने अपनी जो पढ़ाई की है, पान की दुकान चलाई है। अच्छा जी, मोबाइल का काम किया है मैंने। ये सब करने के बाद जैसे तैसे मैंने पढ़ाई की है। आप देख सकते हैं कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ कोई ना कोई इमोशनल हो जाता है। ये भाई ने ये कह के रो दिया कि मैं पान की दुकान चला के पढ़ा, मैं मोबाइल का फ़ोन जो है ठीक करके मैंने पढ़ाई की। आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़कर एक बार फिर से मैं प्रार्थना करूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करवाइए, ताकि ये जो निकम्मे लोग बैठे हैं, ये जो न्यायालय इनका जो है पक्ष नहीं रख रहा है, ये जो सरकार इनका साथ नहीं दे रही है, और वो विपक्ष के लोग जो गूंगे बने पड़े हैं, जो इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, अगर ये आंसू आप लोगों को नहीं दिखाई देते, मैं सबको कह रहा हूँ, योगी जी को कह रहा हूँ, मोदी जी को कह रहा हूँ, राहुल जी को कह रहा हूँ, अखिलेश जी को कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ। और सबसे बड़ा मैं कहता हूँ ये भाजपा सरकार को, कि अगर आपने युवाओं की बात नहीं सुनी तो इस देश का क्या होगा। ये देश के भविष्य हैं, ये देश के भविष्य को आप लोग रुला रहे हैं, आप लोग समझिए। और भाजपा शासनकाल में अगर युवा रो रहा है तो कैसे काम चलेगा, आप लोग बताइए। ये कैसा प्रदेश है? लोग कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में, लोग यहाँ रो रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए, सामान्य परिवार से आप हैं भाई, मैं आपसे देखिए इमोशनल आप हो जाते हैं तो यार आप लोग, मैं खुद भी थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। आप ये बताइए तो मतलब क्या लगता है, पिताजी का पापा हैं आपके? पिताजी हमारे। क्या कहते हैं पिताजी? पिताजी तो अब क्या बताएं क्या कहते हैं। जब मैं जॉब लगी थी मेरी स्टार्टिंग में CISF में, तो वो ऐसे ही कचहरी में मुंशीगिरी का काम करते थे। छोटा मोटा काम था अपना, जैसे तैसे परिवार चला रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने बड़े खुश हुए कि नहीं ठीक है, देखिए हमारे जैसे परिवार में जहाँ हम लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उन लोगों ने उनको नौकरी मिली अच्छी सी। इतने खुश हुए थे, समझ लीजिए पूरे हमारे मोहल्ले में, आसपास गांव एक क्षेत्र में एक नाम जाना जाता था कि हाँ उनका लड़का देखिए फलाने, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जो शायद कभी हाई स्कूल इंटर भी ना पास हो सकते, आज वो नौकरी पा गए हैं। पाए और इतनी अच्छी सियासत में सब इंस्पेक्टर हो गए ना, रैंक वाली नौकरी पाए, ये भी नहीं कि नॉर्मल कोई छोटी मोटी नौकरी पा गए, अच्छी रैंक पे नौकरी पाए हैं। तो बहुत इज्जत मिली थी, बहुत सम्मान मिला था। उसके बाद जब मैं यहाँ UPSI ज्वाइन करता हूँ आगे, तो रिजाइन हो जाता है, तो पैसे की मान ली वहाँ से थोड़ी फिर से समस्या वैसे शुरू हो जाती है। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप लोग UPSI ज्वाइन करते थे तब वहाँ रिजाइन करते, ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एक साथ दो जॉब में नहीं, दो जॉब में नहीं रह सकते हैं। एक समय पर आपको एक ही जॉब करनी है, तो मैं वहाँ से रिजाइन दे के आ जाता हूँ। ऐसा तो हो सकता है कि ज्वाइन लेटर तक का आप लोग वेट करते? ज्वाइनिंग लेटर मिला था ना, हमें ट्रेनिंग के लिए वहाँ से बुलावा पत्र मिला था प्रदेश सरकार से, तभी हम आए थे यहाँ पे। उसी बेस पे हमारा वहाँ रिजाइन भी हुआ है। वहाँ से जो हमारा रिजाइन लेटर यहाँ मिला होगा, आपने वहाँ सबमिट किया होगा, उसके बाद वहाँ सबमिट करने के बाद वहाँ आप लोग को रिजाइन आपका एक्सेप्ट कर लिया उसी होगा। बेस पे ही रिजाइन मिलता है कि हम वहाँ से, हमारी जॉब ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे। तो अच्छा अब कोई ऐसा नियम है क्या, आप लोग फिर से उस नौकरी में जाना चाहें तो? जैसे 2 साल का टेन्योर पीरियड होता है, जो भाई हमारे या बहनें रिजाइन लेके आती हैं, वो 2 साल पीरियड भी खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से हमें NOC लेके जाएंगे तब हमें वहाँ नौकरी मिलेगी, और NOC के लिए 5-5.5 लाख रुपये देना पड़ेगा। तो एक मध्यम परिवार का लड़का जो मरी मुश्किल से 1 साल की ट्रेनिंग काटा है, 5.5 लाख रुपये कैसे देगा NOC के लिए? नियम में 5.5 लाख रुपये। बताइए कैसा नियम है? अपनी जो नौकरी है उसको पाने के लिए, NOC जमा करने के लिए 5.5 लाख रुपए लग रहे हैं, नौकरी आप दे नहीं रहे हैं। अरे सरकार कम से कम इतना ही कर दे कि इनको NOC फ्री में मिल जाए। ये क्या होता है 5-5.5 लाख, अरे 10-20 हज़ार रुपए। मैं तो कहता हूँ इस लोकतंत्र है, भारत है, कम से कम मैं तो कह रहा हूँ 200-400 रुपए का NOC मिल जाना चाहिए। NOC दिया जाता है, वो इस दिया जाता है कि हमें ट्रेनिंग के ऊपर हमारे ऊपर खर्चा किया गया है, ठीक है खर्चा किया, हमें सैलरी भी तो हमें नहीं दी गई, तो हमें क्यों 5.5 लाख रुपये देना पड़ेगा NOC के लिए? जो भाई हमारे पुरानी नौकरी में जा सकते हैं, जाने लायक है, उनको दे दो NOC, उसमें चले। ये बताइए आप सरकार से, आप तीनों लोग क्या कहना चाहते हैं? एक पास आ, थोड़ा सा पास आ जाइए। सरकार से आप लोग क्या कहना है, पहले आप बताइए प्रियंका।
देखिए, सरकार पे कोई टीका टिप्पणी तो हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इतने दुखी हो चुके हैं, इतने हताश हो चुके हैं। तो सिर्फ अभी भी उनसे डर लगता है क्या सरकार को बोलने? डर की कोई बात नहीं है। हम 77 दिन से यहाँ बैठे हैं, कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, हर तरीके से हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते भी हो। लेकिन आज फिर हमसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि हम जाएंगे कहाँ? कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारा वही काम हो गया है। तो फिर भी हमें आज रिक्वेस्ट ही उनसे करनी पड़ी कि अगर आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे 2 साथी जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। कई ऐसे साथी हैं जिनके माँ या बाप या घर में कोई ना कोई ऐसी अनहोनी हो चुकी है। तो आपसे ये प्रार्थना है कि आगे और कोई अनहोनी ना हो, उससे पहले आप कुछ ऐसा करिए, कुछ पैरवी करिए, कोई अपने जो भी आपके वकील हैं उनको भेजिए सुप्रीम कोर्ट में, हमारी बात कहिए, हमारे मामले को संवेदनशील नहीं, अति संवेदनशील, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील दर्शाइए वहाँ पे, क्योंकि यह है भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा करिए और जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दीजिए, ताकि हम अपने भविष्य की ओर आगे अग्रसर हो सकें। आप क्या कह सकते हैं? मैं तो सिर्फ सरकार से, मेरी बहन ने बात रख दी। मैं न्यायपालिका पे सिर्फ आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। न्याय समय पे मिलता तो अच्छा लगता है। 17 महीना बीत चुका, 2 भाई हमारे न्याय के इंतजार में अपने न्यायालय तो आप लोग इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सरकार ने आपकी नहीं सुनी। तो नहीं, हमारा ऑर्डर 5 फरवरी 2021 को रिजर्व है, ऑर्डर आना है। 9 महीने हो चुके हैं, 10वां महीना चल रहा है। तो हमसे ये सुप्रीम कोर्ट से विनती करेंगे कि न्यायालय में जब ऑर्डर रिजर्व हो जाता है तो 2 महीने में दे दिया करें, क्योंकि बड़ी विकट समस्या हो जाती है हमारे साथियों पे जो भी भर्तियाँ होती हैं। 10 महीने होने को है और 17 महीना घर बैठे हो गए। अगर समय पे न्याय मिल जाता तो हम जो 2 साथी खत्म हो गए उनको भी न्याय मिल चुका होता। अगर न्याय मिलता भी तो उनके परिवार को कम न्याय मिलेगा, उनको न्याय तो कभी मिल ही नहीं पाया। तो समय पर ही न्याय मिलना चाहिए, सिर्फ यही रिक्वेस्ट करें। आप सरकार से क्या कहना? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे हमारी ट्रेनिंग हुई थी वो एक सशक्त ट्रेनिंग कराई गई थी, आप हमारी उसी तरीके नियुक्ति भी करा सकते हैं। हम कहीं से बाउंड नहीं है, ना न्यायपालिका की तरफ से या कहीं से कि आप हमारी नियुक्ति नहीं करा सकते हैं। जिस तरीके से आप ट्रेनिंग कराए हैं सशक्त ट्रेनिंग, वैसे हमारी नियुक्ति कराइए। और दूसरी बात मैं न्यायपालिका से भी कहना चाहता हूँ, और उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने लगभग 2500 लोगों ने मिलकर लगभग 4000 लेटर अपने CJI महोदय को भेजे हैं, इसी चीज़ को लेकर गुहार करते हुए कि आप हमारे लिए न्याय करिए। तो न्यायपालिका से भी हम इसी के बात की गुहार करेंगे कि आप 10 महीने होने को आ गए हैं एक ऑर्डर रिजर्व होने पे, जी इसको थोड़ा समय से देने का कोशिश करें। देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार के चलते ये युवा इतने परेशान हैं। इन युवाओं का दर्द जो है आप देख सकते हैं, कैसे कैसे पढ़ाई की वो आपदा जो बात इन्होंने बताई कि पान की दुकान चला करके, फ़ोन की छोटी सी दुकान ठीक करके हमने चलाई। और प्रियंका की बात हमने सुनी, हमारी बहन है, तो प्रियंका की बात हमने सुनी। तो प्रियंका का ये कहना है कि अब जो है मम्मी रही नहीं, मम्मी के सपने को हम पूरा कर नहीं सके, पापा रिटायरमेंट होने वाले हैं, पापा के लिए कुछ करना चाहती हैं, ये सरकारें नहीं करनी दे रही। हमारे भाई एक और है, इनका ये कहना है कि मैं घर वालों को तो फेस कर लूँ, पर पड़ोसी और रिश्तेदारों को कैसे फेस करूँ? लोग कहते हैं क्यों भैया आप तो दरोगा हो गए थे, अगर आप दरोगा नहीं हो तो क्या फर्जी थे क्या? तो सरकार से मेरा भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप इन युवाओं का UPSI जो भर्ती 2016 की है उसको पूरी करें, और न्यायालय से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनको ज्वाइनिंग लेटर के लिए ऑर्डर करें। नमस्कार, जावेद के साथ मैं संभव शुक्ला।